Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर 4 है हमारा ट्राइबल्स, डीकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। चैप्टर 4 का माइंड मैप है ना, ये वाला चैप्टर इसमें हमने देखा था। देखो इससे पहले की जो चैप्टर्स हैं, इससे पहले की जो चैप्टर्स हैं उसमें क्या देखा हमने कि पहले इन्होंने कहाँ कहाँ हमारी बैंड बजाई हम इंडियंस की। तो पहला तो था ट्रेड टू टेरिटरी, पहला मतलब फर्स्ट चैप्टर, तो फिर वो इंट्रो वगैरह हो गया। लेकिन सेकंड चैप्टर का जो टॉपिक था, इन्होंने पहले ट्रेड से क्या बनाई, पहले इनका पर्पस था ट्रेड करना, तो इन्होंने क्या करा, स्टेट्स में कंट्रोल करा, स्टेट्स में सिटीज या कह लो, ठीक है। फिर उसमें भी इनको जो है कह सकते हैं चैन नहीं मिला, सुकून नहीं मिला, तो इन्होंने और क्या कर दिया, पहुंच गए कंट्री साइड यानी विलेज एरिया में, है ना। कहां पहुंच गए, कंट्री साइड। देखो रिलेट करते हुए चलोगे तो चीजें बहुत अच्छे समझ में आएगी, कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा बोझ है कि आगे का सीख रहे हैं तो पुराना भूल रहे हैं। पहले इन्होंने ट्रेड करने के पर्पज से आए थे, फिर इन्होंने टेरिटरी बना ली, उसके बाद कंट्री साइड पहुंच गए। अब क्या बचता है, ट्राइबल लोग, ट्राइबल लोगों का एरिया, यानी कौन सा एरिया हो गया, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एरियाज, है ना। दैट मीन्स क्या हो गए, फॉरेस्ट एरियाज। ये क्या हो गए, इनके कंट्रोल, मतलब ये चाह रहे थे कि इनको भी कंट्रोल करें। अब फॉरेस्ट एरियाज में यूजुअली कौन रहते हैं, ट्राइबल्स लोग, आदिवासी लोग, है ना। वहां पे लोग तरह तरह के काम करते हैं और अपनी लाइवलीहुड चलाते, जीविका जीते हैं। फिर हमने एंड में इस चैप्टर में देखा था ट्राइबल्स लोगों की कंडीशन तो देखी थी कि कैसे बेचारे कोई शिफ्टिंग कल्टीवेशन करता था, है ना। ये क्या होता है अभी एक्सप्लेन करूंगी। कोई सेटल एग्रीकल्चरिस्ट था, कोई जो है हर्डर था, शेफर्ड था, बहुत से अलग अलग हमने चीजें देखी। अब क्या हुआ, बेचारों से जब इनके फॉरेस्ट वगैरह छीन लिए गए, इनका घर छीन लिया गया, घर मतलब फॉरेस्ट, है ना। यहाँ पर वो रहते थे, यहाँ पे वो खेती बाड़ी करते थे, यहाँ पर वो आना जाना करते थे, अपने जानवरों को चराते थे, हर चीज पर रोक लगा दी। तो मजबूरी में ना चाहते हुए भी इनको क्या करना पड़ा, शहरों की तरफ रुख करना पड़ा। शहरों की तरफ जा रहे हैं यानी वहां पे काम करेंगे, कौन सा काम करेंगे, मजदूरी करेंगे, लेबर, यही ज्यादा करके करेंगे। तो काफी लोग लेबर बने, लेबर बने। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि ऐसा नहीं कि लेबर बन गए, मजदूर बन गए तो जिंदगी ठीक चल रही, नहीं, वहां पर भी इन पर बहुत सारा अत्याचार होता था, घर नहीं जाने दिया जाता था और बहुत ज्यादा हार्डवर्क कराया जाता था। ऊपर से कितने लोगों की तो जाने भी चली जाती थी, ठीक है, जैसे कोल माइंस वगैरह का हमने एग्जाम्पल भी देखा था। अब लेकिन चीजें जब ओवर होती, मतलब बात ज्यादा बढ़ती है, तो फिर ये लोग भी कब तक चुप बैठेंगे, इन्होंने भी अपने अधिकार के लिए लड़ाई करी। फिर हमने किसका एग्जाम्पल देखा था, बिरसा मुंडा का एग्जाम्पल देखा था, जिन्होंने किस बारे में बात करी, गोल्डन एज के बारे में, है ना, कि हमें कैसा अपना एरा लाना है, जैसे पहले था, जैसे पहले हम अच्छे थे, खुश थे, आजाद थे, आज हमें वैसे ही होना है। तो इन्होंने बहुत मेहनत करी, लोगों को एकजुट करा और उसके लिए काम करा। उसके बाद बहुत से बदलाव भी आए, वो सब हम अभी डिस्कस करेंगे। जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। अब ये पॉइंट्स देखते हैं, समझते हैं। हाउ डिड ट्राइबल्स ग्रुप लिव, जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, अलग अलग ग्रुप थे, वो रहते कैसे थे, कैसे रहते थे भाई, ये जो अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स थे ये रहते कैसे थे। सम वर झूम कल्टीवेटर्स। अब आप बोलोगे मैम झूम कल्टीवेटर्स क्या है, झूम बराबर झूम नहीं, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोल लो या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कह लो, है ना। अलग अलग नाम हमने देखे थे, पता होना चाहिए। और वैसे भी ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है, ओके। पहले कुछ कौन थे, झूम कल्टीवेटर्स थे, क्या है मैं एक्सप्लेन करूंगी। सम वर हंटर एंड गैदरर्स, ये भी एक्सप्लेन करूंगी। सम टुक सेटल कल्टीवेशन, सम हर्डेड एनिमल्स, ओके फाइन। कुछ क्या थे, झूम कल्टीवेटर्स थे। झूम कल्टीवेटर्स यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब एक जगह नहीं रहते थे, मूव करते रहते थे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इनकी मूवमेंट चलती रहती थी। ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है ना, ये ऐसी जगह हो पाती है जहां घना जंगल हो, घने घने पेड़ हो, है ना, अच्छी खासी बारिश होती हो, तो ऐसी जगहों पर ये लोग प्रेफर करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना।
ठीक है, फॉरेस्ट में तो ये लोग रहते ही है। देखो ये क्यों होती है, ऐसी जगहों पर ही क्यों करा जाता है, घने घने जंगल क्यों चाहिए पड़ते हैं, इसके पीछे का रीजन ये है घने घने जंगलों का, ताकि ये लोग क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बोला ना स्लैश एंड बर्न, स्लैश मतलब हम क्या बोल रहे हैं, काटो और जलाओ खेती। पहले पेड़ों को काटा जाता है ना, मतलब स्मॉल पैच ऑफ लैंड, जैसे इतना, ऐसा नहीं कि बहुत सारा पूरे पेड़ काट दिए जंगलों के, नहीं, कुछ इतना एरिया ले लिया, इतना प्लॉट ले लिया, एरिया ले लिया कि भाई हमें इतने एरिया में जो है खेती करनी है, तो इतने एरिया के जो पेड़ है, घास वगैरह हम काट के उन्हें जला देंगे, जो ऐश बन जाएगी, राख बन जाएगी, उसमें फिर हम बीज वगैरह बोएंगे, फसलें उगाएंगे। ऐसे करके इनका काम चलता था। अब क्या हुआ भाई, आपने पेड़ों पे आग लगा दी, वहां जमीन मतलब मिट्टी की क्वालिटी क्या हो जाती, खराब हो जाती कुछ टाइम बाद। अब वो लोग क्या करते कि भाई अब ये मिट्टी की क्वालिटी खराब हो गई है, तो मिट्टी तो खेती बाड़ी के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी मिट्टी अगर सही नहीं है तो खेती बाड़ी ढंग से नहीं हो सकती। तो ये लोग क्या कर लेते थे, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे। दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे क्यों, क्योंकि जब तक ये रीगेन होता था, ये अच्छी होती थी कि भाई ठीक है आप जब तक फिट हो, सही हो, हम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरी जगह शिफ्ट हुए, यहाँ भी प्लॉट ऑफ लैंड लिया, उसको काटा, पेड़ों को जलाया, घास वगैरह को जलाया, राख वगैरह में बीज बीज बोए और खेती बाड़ी की। फिर कुछ टाइम बाद यहाँ की मिट्टी भी खराब हो गई, जमीन खराब हो गई, तो शिफ्ट हो गए दूसरी जगह। तो ऐसे करके होती थी शिफ्टिंग कल्टिवेशन, यानी बेसिकली कहाँ हो रही है, जंगलों में हो रही है। तो कुछ जो ट्राइबल पीपल थे वो क्या थे, झूम कल्टिवेटर्स थे। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, झूम कल्टिवेशन करते थे, जंगलों में खेती बाड़ी करते थे। कुछ क्या थे, हंटिंग और गैदरिंग करते थे। हंटिंग और गैदरिंग यानी जानवरों का शिकार करेंगे, जैसे भील कम्युनिटी होती है, भील ट्राइबल ग्रुप है ना, जानवरों को शिकार करेंगे, उनको खाएंगे, यूज करेंगे, ठीक है। और या जो भी फॉरेस्ट से प्रोड्यूस निकल रहे हर्ब्स, रूट्स वगैरह है ना, फ्रूट्स, ये सब खाते थे, यूज करते थे। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस यूज कर रहे। तो हंटर एंड गैदर मतलब जानवरों का शिकार करना, खाना, है ना, और या और भी चीजों के लिए यूज करना। और जो फॉरेस्ट से जो भी चीजें मिल रही प्रोड्यूस वगैरह, जड़ें, बूटी वगैरह, है ना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो उसको इकट्ठा करते थे और यूज करते थे। तो कुछ ये करते थे। अब कुछ क्या थे, सम टुक सेटल कल्टीवेशन, कुछ लोग सेटल कल्टीवेशन करते थे। सेटल कल्टीवेशन करते थे मतलब कि जैसे हम जो आम किसान देखते हैं ना, और नॉर्मल जो हम फार्मर देखते हैं जो अपने खेतों में खेती करते थे, उसी तरीके से ये लोग भी थे, सेटल कल्टीवेशन करते थे, है ना। एक ही जगह पे रह के इनका क्या चलता रहता था, कल्टीवेशन चलता था। जैसे आप देखते ही हो, अभी एक फसल की खेती कर ली, फिर कुछ टाइम बाद दूसरी, मतलब ऐसा नहीं है कि इधर उधर शिफ्टिंग कल्टीवेशन या जंगलों में कर रहे हैं, एक जगह पे कर रहे हैं, यानी सेटल्ड है। सम हर्डेड एनिमल्स, और कुछ क्या करते थे, जानवर वगैरह पालते थे, है ना, जानवर पालते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। जैसे हम बोलते हैं ना शेफर्ड वगैरह, वो जो होते हैं नोमेडिक टाइप के, नोमेड्स जो होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जानवरों को लेकर ट्रैवल करते हैं, घास वास खाने की तलाश में, है ना। और जानवर भी ज्यादा करके कौन से लोग पालते हैं, जैसे कैमल्स हो गए, या अगर हम बात करें राजस्थान साइड की, और इस साइड की बात करें ऊपर साइड की, तो वहाँ पे जैसे शीप वगैरह, याक या गोट वगैरह, ये सब पालते हैं, काऊ वगैरह, है ना। तो ये सब करते थे। क्लियर। तो सब ट्राइबल ग्रुप का अपना अपना काम था। कोई कल्टीवेटर थे, झूम कल्टीवेशन करते थे, कोई हंटर गैदरर्स थे, कोई सेटल कल्टीवेशन में थे, और कोई एनिमल्स हर्ट करते थे, जानवर पालते थे। तो ये हमने क्या देखे, इस टाइप के जो है ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, चलो सम वर्ड झूम कल्टीवेटर्स। अब कुछ झूम कल्टीवेटर्स थे, तो देख लेते हैं इसके बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाज डन, मैंने अभी बता ही दिया आपको कि इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती थी। कट द ट्रीज एंड बर्न वेजिटेशन टू क्लियर, आफ्टर हार्वेस्टिंग मूव टू अदर लैंड एंड लेफ्ट द फील्ड फैलो। अब क्या करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते। क्यों करते, लिखा है ना, मैंने बताया था स्लैश एंड बर्न, यानी पेड़ों को काट रहे हैं, जला रहे हैं, वेजिटेशन को साफ कर रहे हैं, है ना। फिर वहां पे क्या कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, हार्वेस्टिंग, फसल की कटाई हुई, अब क्या हो जाएंगे, दूसरी जगह अदर लैंड पर मूव करेंगे, और ये वाली जो जमीन है जहां पर पहले जलाया काटा, उसको खाली छोड़ देंगे, है ना, ताकि तब तक वो जमीन अच्छी हो सके। क्लियर। सम वर हंटर एंड गैदरर्स, कुछ कुछ क्या करते थे भाई, हंटिंग गैदरिंग करते थे। हंटेड एनिमल्स एंड गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मैंने बताया ना, जानवरों का शिकार करते थे और फॉरेस्ट से जो भी प्रोड्यूस मिल रहा है, जो भी चीजें मिल रही है, उनको इकट्ठा करने का काम करते थे, गैदर करने का काम करते थे। सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन सोशल मार्केट्स, अब जो भी जंगलों से प्रोड्यूस मिल रहा है, जो भी चीजें मिल रही हैं, लोकल जो आसपास के सोशल मतलब जो मार्केट है, वहां पे जाते थे, बेचा करते थे, है ना। वैसे तो थोड़ा बहुत उनकी अर्निंग या एक्सचेंज हो जाता था। Often needed to sell and buy other, which led to their dependence on money lenders. Example Khons Begas. अब अक्सर क्या करते थे, लोग बेचते थे और खरीदते थे, है ना, जिसके कारण क्या हो गया, इनकी जो डिपेंडेंस है किस पे बढ़ गई, मनी लेंडर्स पे, है ना। मनी लेंडर्स पे बेचारे डिपेंड हो गए। कौन कौन, स्पेशली खोन्स बेगास। क्लियर हुआ।
कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं आ रहा है समझ में? जो अभी मैंने पीछे बता दिया है उसका थोड़ा सा इलैबोरेटेड डिस्क्रिप्शन है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ये क्या लिखा है? डोंगरिया कंधा वुमेन इन उड़ीसा टेक होम पांडुनूस लीव्स फ्रॉम द फॉरेस्ट टू मेक प्लेट्स, है ना? मेरा ध्यान थोड़ा डॉगी पे चला गया इसलिए मैं वही देख रही हूँ। डॉगी, हाँ यहाँ पे याद आ गया कि डॉगी भी पीछे पीछे आ रहा है ना? वो देखने लग गई इसलिए मैं रीड नहीं करी। ये क्या है? डोंगरिया खांदा वुमेन है उड़ीसा में, है ना, जो पांडुस लीव्स को लेके जा रही है फॉरेस्ट से, जंगलों से इकट्ठा करके ले जा रही है। क्या करेंगी? वो प्लेट्स बनाएंगी, पत्तल होते ना, प्लेट्स बनती है पत्तों की, वो बनाएंगी। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कुछ क्या थे? झूम कल्टिवेटर्स थे, कुछ हंटर गैदर्स थे। सम टुक सेटल कल्टीवेशन। अब जैसे ऐसा होता है ना, ये पूरा प्रॉपर सेटल कल्टीवेशन कर रहे हैं, फसलें वगैरह लगाते हैं, मतलब एक जगह, ऐसा नहीं कि इसको काटेंगे फिर दूसरी जगह शिफ्ट होंगे, नहीं, एक ही जगह पे। Settles at one place and cultivated. British officials found them more civilized. Example Gond Santhas, है ना? ये क्या करते थे? नाम से ही समझ में आ रहा है ना, सेटल। आपने एक वर्ड सुना होगा, कई बार बोलते हैं यार मुझे तो लाइफ में अब सेटल होना है। सेटल होना है यानी अब एक जगह ही रहना है, बहुत हो गया, कभी इधर कभी उधर, एक जगह सेटल होना है, तो उसी की बात हो रही है ना? ये लोग क्या करते थे? एक ही जगह सेटल रहते थे, एक ही प्लेस में, और कल्टीवेशन करते थे। और ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ये बड़े भाते थे, ये बड़े पसंद आते थे, है ना? वो इनको क्या मानते थे कि अरे बड़े ही सिविलाइज लोग हैं, है ना, क्योंकि ये एक जगह रहते हैं, ऐसा नहीं जंगली जैसे कभी इधर कभी उधर, मतलब उनको ये सही लगते थे कि भाई समझदार लोग हैं बेसिकली। जैसे गॉन्ड्स और संथल्स हो गए, उन लोगों को ये शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स पसंद नहीं आते थे। इसके पीछे का रीजन सीधा सीधा सिंपल ये है कि जो इंसान या कोई भी चीज अगर आपके सामने से एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहेगी बार बार, कभी इधर कभी उधर, तो क्या आप उसे कंट्रोल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कोई एक चीज आपके पास रहेगी, सामने रहेगी, तो उसको कंट्रोल करना आसान है, क्योंकि आपको पता है कि भाई वो वहां रहता है। अब आपको पता चला कि अच्छा वो वहां चला गया, अच्छा वो वहां चला गया, तो कहां तक कंट्रोल करोगे? तो ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि सही रेवेन्यू आता रहे, कंटिन्यूअसली रेवेन्यू आता रहे। अब इनसे मिल नहीं पाता था क्योंकि कभी इधर कभी उधर। अब ये लोग क्या थे? एक ही जगह रहते थे, पता है इनकी जमीन कौन सी, कहां क्या है, तो इनको कंट्रोल करना ईजी था इनके लिए, इसीलिए बड़ा पसंद करते थे। Some herded animals, कुछ क्या करते थे? जानवर पालते थे। Many tribes lived by rearing animals, moved with herd according to seasons. Example one Gujars, Labadis, Giddis and Bakarwals. अब क्या क्या हो गया? जैसे कुछ कुछ ट्राइब्स थी, जानवर पालती थी, जानवर के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करती थी, है ना, सीजन टू सीजन मूव करती थी जरूरत के हिसाब से। जैसे वन गुज्जर्स हो गए, लबदीज हो गए, गदीज हो गए और बकरवाल्स। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है? चलो, कंपनी रूल अफेक्ट ट्राइबल। अब क्या हुआ? ये तो ठीक है, कौन कौन क्या क्या है वो तो हमने पढ़ा। ये तो हम बेसिकली कह सकते हैं मूवी का इंट्रो देख लिया हमने कि कौन कौन थे, क्या क्या करते थे। तो क्या क्यों पढ़ रहे हैं हम इसे? मॉडर्न हिस्ट्री में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनके कामों में भी खलल डाला है, इनकी लाइफ्स में भी इम्पैक्ट डाला है, इनकी जिंदगियों में भी असर दिखता है इन अंग्रेजों का, अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है। The search for work, the problem with trade, what happened to tribal chiefs, what happened to shifting cultivators, forest laws and their impacts. कंपनी रूल ने जो अफेक्ट करा ट्राइबल ग्रुप्स को, किन किन तरीकों से करा? देखो, इन सर्च फॉर वर्क, ये सर्च फॉर वर्क कहाँ से आ गया? कुछ तो भाई शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे, कोई सेटल कल्टिवेटर्स थे, कोई हंटर गैदरर थे, तो अब वर्क की तलाश कैसे पढ़ेंगे हम? इन्होंने क्या कर दिया था? कानून बना दिए, जंगलों में रोक लगा दी, है ना। आप जो है जानवरों को नहीं चरा सकते जंगलों में, आप खुद नहीं जा सकते, ना हंटिंग गैदरिंग कर सकते हो, ठीक है, ना ही आप जो है कल्टीवेशन कर सकते हो। तो रोक लगा दी। अब रोक लगा दी तो यार जीना तो है ही, और रोक तो लगाई दी, साथ में इनको उनकी जगहों से हटा भी दिया। अब क्या करें बेचारे? शहरों की तरफ रुख करने लग गए, है ना, या दूसरे काम ढूंढने लग गए। तो सर्च फॉर वर्क। क्लियर? द प्रॉब्लम विथ ट्रेड, थोड़ा बहुत ट्रेड भी अगर चीजें चल रही हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? मेहनत से सामान बना रहे हैं, चीजें बना रहे हैं, और मिडिल मैन को बेच रहे हैं। मिडिल मैन क्या कर रहा है? इनसे सस्ते दामों में सामान खरीद रहा है, और बाहर जो एक्सपोर्टर को महंगे दामों में बेच रहा है। तो यहाँ पर भी बेचारों के साथ एक्सप्लॉयटेशन होने लग गया था। ठीक है। अब उधार लेके भी कुछ काम चला रहे, तो मनी लेंडर्स अलग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, है ना, यहाँ से भी कमाई कम हो रही है और वहां से लोन पर लोन चल रहा है, बहुत सी दिक्कतें थी। What happened to tribal chiefs? अब क्या हुआ? ट्राइबल सोसाइटीज अपनी अपने, इनका जो है सोसाइटी थी, कम्युनिटी थी, ट्राइब, और हर ट्राइब के चीफ होते हैं। हम बोलते हैं ना कि एक सरदार होता है, आदिवासी ग्रुप का, हर ग्रुप का अपना एक सरदार रहता है। तो ऐसे इनके जो चीफ्स रहते हैं, अब उनकी लाइफ में भी चेंज आ गए, मतलब वहां पर भी बदलाव कैसे आ गए? कंपनी का रूल आ गया, कंपनी ने सारी चीजें अपने हिसाब से चलने लग गई। अब मानो मैं किसी अपनी कम्युनिटी की लीडर हूं या मैं चीफ हूं, अब कंपनी आ गई तो मुझे उनके हिसाब से चलना पड़ रहा है, मेरा तो रोल खत्म, मेरी तो अथॉरिटी ही खत्म, है ना। तो क्या हुआ ट्राइबल चीफ्स को? वो देखेंगे।
व्हाट हैपन टू शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स? शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को क्या हुआ भाई? जो पहले जंगलों में कल्टीवेशन करते थे, जिनके लिए तो घने घने जंगल चाहिए ही पड़ते थे, तब जाके खेती बाड़ी हो पाती थी, तो उनको क्या हुआ? कैसे जो फॉरेस्ट से रिलेटेड लॉज बने, कानून बने, और उनका क्या प्रभाव रहा, उनका क्या इंपैक्ट रहा? क्लियर? चलो तो देखें इसको। चलिए, द सर्च फॉर वर्क, है ना, वर्क की तलाश में, काम की तलाश में। काम की तलाश में क्यों जाएंगे? क्योंकि भाई जब घरों से बेदखल कर देंगे, है ना, जंगलों से हटा देंगे, जहां वो रहते हैं वहां से चीजें उनको कुछ करने देंगे नहीं, खेती बाड़ी होगी नहीं, है ना, फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिलेगा नहीं, हंटिंग होगी नहीं, तो कहाँ से लाइवलीहुड चलेंगे? भाई जीना तो है, पेट तो पालना है ना, 2 वक्त की रोटी तो चाहिए। ट्राइबल्स वर फोर्स टू गो अवे इन सर्च ऑफ वर्क। अभी मैंने बताया कि ट्राइबल्स लोगों को, बेचारों को, ना चाहते हुए भी, फोर्स मतलब ना चाहते हुए भी, उन्हें काम की तलाश में दूसरी दूसरी जगह जाना पड़ा। अब सही बात है ना, जिसको आदत हो जाती है, फॉर एग्जांपल जिसको आदत है किसानी करने की, खेती करने की, अब उससे उसका खेत छीन लो, घर छीन लो, पर वो ऐसा तो है नहीं कि कुछ कुछ होते हैं जो सुसाइड कर ले मानो, लेकिन जिसको जीना है वो क्या करेगा? दूसरी दूसरी अपॉर्चुनिटी देखेगा, दूसरी दूसरी जगह जाएगा, दूसरे दूसरे काम ढूंढेगा। उसको कितनी तकलीफ होगी, कितनी परेशानी होगी। जिस चीज़ की आदत है उसके अलावा नई चीज़ की आदत लगानी पड़ेगी, जो पुराना ऑक्यूपेशन था, जो मेहनत थी, वो सब छोड़नी पड़ी। ठीक है। वर्कड इन टी प्लांटेशन ऑफ आसाम एंड कोल माइंस ऑफ झारखंड। कहाँ कहाँ काम करने को मिला? जैसे टी प्लांटेशन है, टी प्लांटेशन वहाँ पे काम कर रहे हैं। आसाम, और आसाम के मतलब वहाँ पे टी प्लांटेशन, चाय के बागानों में वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हार्डवर्क चाहिए, है ना। कोल माइंस में, झारखंड की कोल माइंस में काम कर रहे हैं, जो हमें इमेज देखी थी, बेचारे कैसे काम करे, कैसी हालत हो रखी है उनकी। गॉट लो वेजेस एंड कुड नॉट रिटर्न होम। अब यहाँ पे कंडीशन एक ऐसी थी कि इनको घर जाने ही नहीं दिया जाता था, बेचारे घर जा ही नहीं पाते थे, और जो इनकी वेजेस थी, जो इनकी तनख्वाह थी, कह सकते भत्ता, वेजेस, वो भी बहुत कम थी, और मेहनत पूरी कर रहे हैं, घर जाने नहीं दिया जा रहा, पर वो उनकी मजबूरी है कि कुछ तो कमा पाएं। अब ऐसा तो है नहीं ना कि बिल्कुल पढ़े लिखे लोग हैं तो चलेगा भाई, कोई जॉब इंटरव्यू दे दिया और कहीं अच्छी जगह जॉब लगे, क्या करेंगे? मजदूरी करेंगे, है ना। आदिवासी लोग हैं, पहले तो शिकार कर रहे हैं, फॉर गैदर कर रहे हैं, या खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो यही तो कर सकते, ज्यादा से ज्यादा मजदूरी। तो यही कर रहे थे लोग, क्या कर रहे थे? मजदूरी कर रहे थे। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या थी? इनको कम जो है वेजेस मिल रही है, साथ में घर जाने को भी नहीं दिया जा रहा। तो आप समझ सकते कितना हाई लेवल का इन पर टॉर्चर हो रहा होगा। द प्रॉब्लम विथ ट्रेड। अब सर्च ऑफ फॉर वर्क में तो ये देखा, ट्रेड में क्या प्रॉब्लम आ रही थी? ट्राइबल्स नोटेड दैट मनी लैंडर्स एंड ट्रेडर्स visited frequently for buying and offering cash loan. They asked them to work for wages, है ना। ट्राइबल्स ये नोट करने लग गए कि जो मनी लैंडर्स है, कौन है? मनी लैंडर्स हैं, वो क्या करने लग गए? Tribals noted that money lenders and traders visited frequently for buying and offering cash loan. They asked them to work for wages, है ना। आने लग गए वो, उनको लगने लगा कि ये मनी लेंडर्स आ रहे हैं, है ना, या जो ट्रेडर्स आ रहे हैं, खूब आते हैं हमसे हमारा काम करवाने के लिए, अपना काम करवाने के लिए। ठीक है। एंड ऑफरिंग कैश लोन, और कैश लोन भी ऑफर कर रहे हैं। एक तो हमारी जो चीजें बनी हुई वो भी खरीद रहे हैं, बाय भी कर रहे हैं, यानी मैं अगर कुछ बना रही हूँ, मैं कुछ चीज क्रिएट करती हूँ, तो मुझसे वो सामान खरीद रहे हैं, और मुझे क्या कर रहे हैं? कैश लोन भी ऑफर कर रहे हैं। दे आस्क्ड देम टू वर्क फॉर वेजेस। द मिडिल मैन ब्रॉट फ्रूट प्रोड्यूस एट लो प्राइस एंड सोल्ड एट हायर प्राइस। दस ट्राइबल्स टुक ट्रेडर्स फॉर देयर मेन एनिमीज। अब क्या हुआ? यहाँ पे चीज हो गई कि दिक्कत ये हो गई कि मैंने बताया ना कि यहाँ पे सस्ते दामों में खरीद रहे हैं सामान। क्या कर रहे हैं? सस्ते दामों में खरीद रहे हैं, बिल्कुल सस्ते दामों में सामान खरीद रहे हैं। जैसे मैं बोलूँगी कि भाई मुझे ना क्या बेच दो, मुझे आप ये कॉटन बेचो, है ना, बढ़िया, तो इतने बेच दो। मैंने आपसे खरीदा 100 रुपीज़ में, है ना। मेहनत आपने कॉटन उगाने में इतनी करी, हार्वेस्ट करने में टाइम लगे, आपने मुझे कॉटन भेजा 100 रुपीज़ में, लेकिन मैं बाहर जाकर बेच रही हूँ उसे 500 रुपीज़ में, है ना, 700 रुपीज़ में। तो मैं क्या कर रही हूँ? अच्छा खासा फायदा उठा रही हूँ। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो इन्हें क्या लगने लग गए थे? अपने दुश्मन, है ना। इनको गुस्सा आने लगी थी कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। क्लियर हुआ? What happened to tribal chiefs? Earlier the tribal chiefs enjoyed economic power and had control and administration. मैंने बताया कि पहले के टाइम में जो ट्राइबल चीफ्स थे उनकी कंडीशन बहुत बढ़िया थी, है ना। कंट्रोल था, पावर थी, अथॉरिटी थी, जैसा चाहे वैसी चीजें करवा सकते थे, और अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, हर चीज फॉलो करवा सकते थे, क्योंकि भाई वो चीफ थे, है ना। अंडर ब्रिटिश रूल देयर फंक्शन एंड पावर चेंज। लेकिन मैंने बताया था जैसे ब्रिटिश रूल आया, इनकी जो फंक्शनिंग है, कैसा क्या काम कर रहे हैं, इनकी जो पावर है वो चेंज हुई, उसमें बदलाव आए।
दे कुड कीप लैंड टाइटल्स बट हैड टू फॉलो ब्रिटिश रूल्स। इनको क्या करना पड़ा, लैंड टाइटल्स वो रख सकते थे लेकिन ब्रिटिश रूल्स को फॉलो करना पड़ रहा है। मतलब मैंने क्या करा कि आप अगर अपनी क्लास के मॉनिटर हो, इट्स ओके, इट्स फाइन, आप मॉनिटर रहो, बट चलेगा काम कैसे, मेरे अकॉर्डिंग, मैं जैसा बोलूंगी करना वैसे ही पड़ेगा। तो पहले आप कैसे मॉनिटर थे, इंडिपेंडेंट मॉनिटर थे, राइट, कि आपको जो सही लग रहा है क्लास में, जैसी एक्टिविटी करानी है, जो कराना है आप करा रहे हो। बट आपको अगर दूसरा कोई आके बोल रहा है कि रखो मॉनिटर बने रहो, लेकिन अब मेरे हिसाब से चलो, क्लास में ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए, तुम तब तब टीचर के पास जाओगे, तुम तब तब प्रिंसिपल के पास जाओगे, यानी मेरे ऊपर एक प्रेशर है, मेरे ऊपर क्या एक कंट्रोल है, मुझे कहा जा रहा है ऐसा करो, मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूँ चीजें, राइट, मेरे ऊपर किसी का कंट्रोल है, दैट्स इट। ठीक है, तो इसके कारण इनको प्रॉब्लम होने लगी थी। पहले आजाद थे, अपनी अथॉरिटी थी, अपनी पावर थी, जैसा चाहे वैसा कर सकते थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब ऐसा नहीं था। टाइटल्स इनके पास ट्राइबल चीफ का था, बट वो पावर अब दमखम रही नहीं, वो रुतबा नहीं रहा बेसिकली। फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इंपैक्ट्स, अब यहां पे क्या चीज हुई, यहां पे दिक्कत आ गई ट्राइबल चीफ्स की। ठीक है, ट्राइबल्स वाज डायरेक्टली कनेक्टेड टू फॉरेस्ट, द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट एज स्टेट प्रॉपर्टी, रिजर्व फॉरेस्ट वर फॉर प्रोड्यूसिंग टिम्बर। अब मैंने बताया ना कि फॉरेस्ट एरिया को रिजर्व करने लग गए थे, क्यों, टिम्बर के लिए। ट्राइबल्स वॉज डायरेक्टली कनेक्टेड टू फॉरेस्ट, मैंने बताया ना, अगर हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ट्राइबल्स का कनेक्शन फॉरेस्ट से हमें देखने को मिलता है, भाई वो उसी से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट एज स्टेट प्रॉपर्टी, ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, फॉरेस्ट को ये बना दिया स्टेट की प्रॉपर्टी। भैया आप लोग रह रहे थे, कल्टीवेशन कर रहे थे, हंटिंग कर रहे थे, गैदरिंग कर रहे थे, हमें कोई मतलब नहीं है, अब ये एक रिजर्व प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये मतलब गवर्नमेंट के अंतर्गत है, अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, ना आप हंटिंग कर सकते हो, ना एंटर कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों, अब इन्होंने क्यों रिजर्व करा फॉरेस्ट को, लकड़ियों के लिए, टिम्बर की लकड़ी। ठीक है, People were not allowed to move or have them cultivation, और सही बात है ना, मैंने अभी बताया ना कि ना तो उन्हें कहीं आने जाने दिया जा रहा था, ना वो कल्टीवेशन कर पा रहे थे। क्लियर हुआ, आया समझ में। तो इन चारों पॉइंट से क्या देखा हमने कि कहां से धीरे धीरे, मतलब ये समझ लो कि पहले ये लोग क्या करते थे और धीरे धीरे कैसे इन लोग की जिंदगियों में दिक्कतें आ रही हैं। कुछ लोग बेचारे ना चाहते हुए भी लेबर्स बन गए, प्लांटेशन में जाकर काम कर रहे हैं, माइंस में जाकर काम कर रहे हैं, वेजेस बहुत कम मिल रही है, घरों में नहीं जाने दिया जा रहा, घर वापस नहीं जाने दिया जा रहा, ये एक प्रॉब्लम। सेकेंड, हमने देखा कि इनको ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स से भी प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि ये जो ट्रेडर, मनी लेंडर, ये जो मिडिल मैन है, इनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, इनका फायदा उठाते थे, तो यहां से अलग बेचारे परेशान थे, है ना। फिर तीसरी चीज क्या हो गई, ट्राइबल चीफ्स, ऑलरेडी जो चीफ बने बैठे थे, जिनके पास अथॉरिटी थी, पावर थी, अब वो भी परेशान हो गए थे। क्यों, क्योंकि उनकी अथॉरिटी, पावर अब किसके कंट्रोल में थी, ब्रिटिश के कंट्रोल में थी, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी। ठीक है, बस नाम के ही चीफ रह गए थे। फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इंपैक्ट्स, अब जो है जंगलों से रिलेटेड कानून इन्होंने बना दिए, रोक टोक लग गई, जिसके प्रभाव हमें देखने को मिले, है ना। बेचारे क्या कर पा रहे थे, फॉरेस्ट में एंटर नहीं कर पा रहे थे, मूव नहीं कर पा रहे थे, ना चाहते हुए भी जंगलों को छोड़ के जाना पड़ रहा था। और इन्होंने क्या कर दिया था, फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया था कि भैया हमारी प्रॉपर्टी है, मतलब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, आप इसको यूज नहीं कर सकते। और क्यों रिजर्व करा था, टिम्बर के लिए। क्लियर, चलो क्लियर हो रहा है, आया समझ में, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई, व्हाट हैपेंड टू शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को क्या हुआ। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं। द ब्रिटिश वर अनकंफर्टेबल विद द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो ब्रिटिशर्स थे वो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के साथ बड़े अनकंफर्टेबल थे, मतलब उनको ये सही नहीं लगते थे। उन्हें लगता था कि अरे यार, ये लोग ना एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, इनको संभालना बड़ा मुश्किल है। The British wanted regular revenue and introduced land settlement. ब्रिटिशर्स क्या चाह रहे थे कि भाई रेगुलर अमाउंट ऑफ हमें क्या मिलता रहे, रेवेन्यू मिले, है ना। हमें क्या चाहिए, रेवेन्यू रेगुलरली चाहिए भैया। कैसा चाहिए, रेवेन्यू हमें रेगुलरली चाहिए। अब रेगुलरली कैसे मिलेगा, जब कोई वहां रहेगा एक जगह पे, अब कभी कोई कहाँ जा रहा है तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था, उससे रेवेन्यू प्रॉपर मिलना मुश्किल था। अब इन्होंने क्या करा, लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया अपनी तरफ से। आफ्टर प्रोटेस्ट द ब्रिटिश हैड टू अलाउ टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो लैंड सेटलमेंट बनाया उसके कारण हमने देखा था ना कि चैप्टर में पढ़ा भी था कि दिक्कत आई थी। क्या दिक्कत आई थी कि जहां जो
ये लोग कल्टीवेशन कर रहे थे, वहां पर उतनी प्रॉपर खेती हो ही नहीं पा रही थी, मिट्टी वहां की उपजाऊ नहीं थी, पानी उतना अवेलेबल नहीं था, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं हो पा रही थी, तो दिक्कत आने लगी थी। जिसके चलते जो झूम कल्टीवेटर्स है, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स है, उनको तो कैसा एरिया चाहिए रहता है, अच्छा घना जंगल वाला एरिया, बढ़िया बारिश वारिश होती है, जहाँ की मिट्टी बहुत फर्टाइल होती है। बट अब सिचुएशन बहुत बुरी हो चुकी थी, ना जमीन इतनी अच्छी, ना पानी की इतनी अच्छी अवेलेबिलिटी, तो फसल कहाँ से होगी, प्रोड्यूस कहाँ से होगा प्रॉपर, है ना। तो बहुत ज्यादा भड़क गए थे। तो इन्होंने क्या करा, प्रोटेस्ट करा। अब प्रोटेस्ट करने के बाद ब्रिटिशर्स ने क्या करा, कानून में कुछ बदलाव लाए, है ना, चीजों में बदलाव लाए, चेंज करा। क्लियर हुआ। तो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स से इनको क्या हो रही थी, प्रॉब्लम्स हो रही थी। क्यों हो रही थी प्रॉब्लम, क्योंकि इनको चाहिए था रेगुलर रेवेन्यू, कि भाई टाइम से हमारा रेवेन्यू मिलता रहना चाहिए, अर्न होता रहना चाहिए रेवेन्यू। ठीक है, चलो अब क्लोजर लुक, है ना। अब इसमें क्या बताया गया देख लेते हैं। Through the 19th and 20th centuries, tribal groups in different parts of the country rebelled against the changes in laws, the restrictions on their practices, the new taxes they had to pay, and the exploitation by traders and money lenders. ये सारी चीजें अभी क्या क्या देखिए, हम प्रॉब्लम्स ही देख रहे थे ना। कभी ट्राइबल चीफ्स को दिक्कत, कभी नए नए टैक्स ले आए, रूल्स बना लिए, लॉज बना लिए, ठीक है, और कभी रोका जा रहा है, ट्रेडर्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मनी लेंडर्स एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बहुत सी चीजों से लोग परेशान थे। अब 19th और 20th सेंचुरी में क्या देखा गया, Through the 19th and 20th century, tribal groups in different parts of the country rebelled against the changes in the laws. अब जो भी कानून में बदलाव किए गए, क्या कानून में बदलाव किए गए थे कि आप लोग क्या करोगे भाई, फॉरेस्ट एरिया में नहीं जाओगे, ये रेस्ट्रिक्टेड है, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, बैन लगा दिया, नहीं जा सकते, प्रोहिबिट कर दिया, है ना। और फॉरेस्ट एरिया को क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया कि भाई यहाँ पे हम टिम्बर वगैरह के लिए करेंगे, आप नहीं जा सकते। जहां पर उनका घर है, जहां से लाइवलीहुड चलनी, इतना इंपॉर्टेंट, उनकी जिंदगी पर इंपैक्ट पड़ रहा है, तो बहुत ज्यादा गुस्साए हुए थे। द रेस्ट्रिक्शंस ऑन देयर प्रैक्टिसेस, जो भी उनके कस्टम्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, ट्रेडिशंस हैं, उन पर रोक टोक लगा दी गई। अगर वो कुछ करना चाह रहे हैं अपने लिए, अपने जो है कम्युनिटी का, तो वो तक नहीं करने दिया जा रहा है। जैसे मैं हूँ, मेरे एरिया में कोई आके रूल कर रहा है, तो पहले हम जो त्यौहार मनाते थे या जो भी हमारे रीति रिवाज थे, जो भी चीजें थी, अगर उसमें रोक टोक लगाई जाएगी तो दिक्कत होगी। ठीक है। द न्यू टैक्सेस दे हैड टू पे, नए नए टैक्स लगा दिए जो उन्हें पे करना पड़ रहा था। कहां से पे करेंगे, वैसे ऑलरेडी दिक्कत में थे। एंड दी एक्सप्लॉइटेशन बाय ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, और जो ट्रेडर्स हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, क्या कर रहे थे, इनको एक्सप्लॉइट करते थे, परेशान करते थे, प्रताड़ित करते थे, है ना, इनको यूज करते थे। कैसे, ये लोग क्या करते थे, बेचारे ट्रेड करते थे, अपना जो है सामान बेचते थे कम दामों में, है ना, कम दामों में सामान बेचेंगे। कभी कभी तो एक्सचेंज भी करते थे, जैसे मैं हूं, मैं कुछ चीजें दे रही हूँ, उसके बदले मैं उनसे सामान ले रही हूँ, एक्सचेंज कर रही हूँ, तो मैं तो अपनी चीज, मेरी चीज वो जो ले रहे हैं वो बोलेंगे ये तो कम पैसे की है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, अगर उनसे जो सामान खरीदना है। अब फॉरेस्ट से जो चीजें मिल रही है, जरूरी नहीं ना कि आटा चावल मुझे वहीं से मिले, आटे चावल के तो मुझे दूसरे पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। अब अगर मैं आटे चावल या और भी चीजों के लिए दूसरे पे डिपेंड कर रही हूँ, उनसे एक्सचेंज कर रही हूँ, तो वो क्या देते थे, हाई जो है प्राइस लगाते थे, ज्यादा दाम लगाते थे, जिसके कारण प्रॉब्लम क्या होती थी कि वो लोग, जैसे मैं उनको कुछ सामान दे रही हूँ, एक्सचेंज कर रही हूँ, तो वो लोग दाम इतना ज्यादा लगा रहे हैं कि मुझे साथ में पैसे भी या कुछ देना पड़ रहा है ना। अब मुझे सामान खरीदना है, मेरे को जीविका चलानी है, पेट भरना है, और भी चीजों की नीड है, सिर्फ इन्हीं से फॉरेस्ट प्रोड्यूस से तो काम नहीं चलेगा। तो मुझे क्या करना पड़ा था ना चाहते हुए मनी लेंडर से पैसे उधार लेने पड़ते थे। अब वो लोग उधार तो दे रहे हैं, लोन तो दे रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों से वो परेशान हो चुके थे। क्या क्या चीजें हो गई, जो है मतलब रिबेल करने लगे थे, विद्रोह करने लगे थे कि भाई तुमने बहुत परेशान कर दिया, हम पे रोक टोक लगा दी, हमारे जो प्रैक्टिसेस पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, नए नए कानून बना दिए, नए टैक्सेस, मतलब टैक्सेस हमें देने पड़ रहे हैं, हमारे साथ जो है अत्याचार हो रहा है। तो बहुत ज्यादा लोग गुस्साए हुए थे, उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। The Cols rebelled in 1831-32. संथल्स रोज इन रिवोल्ट इन 1855. जो कोल्स थे उन्होंने कब रिबेल करा, 1831-32, यहां से इन्होंने रिवोल्ट करा, रिबेल करा, विद्रोह करा। संथल्स ने कब रिवोल्ट करा, 1855 में। बस्तर रिबेलियन हुआ कहाँ, सेंट्रल इंडिया में 1910 में। तो यहाँ इन जगह क्या हुआ, ये जो आदिवासी ग्रुप थे, ट्राइबल ग्रुप थे, इनकी तरफ से क्या देखने को मिला, विद्रोह देखने को मिला। क्यों करा विद्रोह, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, और कैसे क्या क्या परेशान हुए ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं। ठीक है, चलो बिरसा मुंडा, अब किसके बारे में देखेंगे, अब बिरसा मुंडा के बारे में देखेंगे।
बिरसा वॉज बॉर्न इन द मिड 1870s। बिरसा का जन्म कब हुआ था? मिड 1870s में। Forced by poverty, his father had to move from place to place looking for work। अब सही बात है ना, जब घर वगैरह मतलब फॉरेस्ट में जो है अलाउ नहीं करेंगे, चीज़ें छीन ली जाएंगी, है ना, तो ना चाहते हुए भी इंसान क्या करेगा, दूसरी दूसरी जगह जाएगा काम की तलाश में। अब उसे जीना तो है, ऐसा तो है नहीं कि वो नहीं जिएगा, कमाना नहीं चाहेगा कि चलो भूखे ही रह लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे ही भाई गरीबी के कारण उनके जो पिता थे बिरसा मुंडा के, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ा। क्यों? काम की तलाश में। His movement was aimed at reforming tribal society. He urged the Mundas to give up drinking liquor, clean their village, and stop believing in witchcraft and sorcery। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मूवमेंट है इसके पीछे का ये लोग जो बिरसा मुंडा क्या लेकर आए, एक मूवमेंट लेकर आए अपने सोसाइटी के लिए, ट्राइबल सोसाइटी के लिए, कि हमें क्या करना है, हमारे समाज में हमारी जो ट्राइबल सोसाइटी उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो समाज है सही नहीं है, उसमें हम क्या लगाएंगे, चेंजेस लाएंगे। He urged the Mundas to give up drinking liquor। उन्होंने क्या करा मुंडास को कि भाई आप लोग क्या कर दीजिए, शराब वगैरह, ये जो आप पीना वगैरह करते हो उसको छोड़ दो, है ना, अपने गांव को साफ सुथरा रखो, यानी अच्छी अच्छी साफ सुथरी चीज़ें करोगे, साफ सुथरी चीज़ें रखोगे तो अच्छा होगा ना। जैसे हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, अरे जितनी गंदगी रखोगे ना आसपास उतनी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी, उतनी नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करोगे, तो साफ सफाई रखो, अच्छा रखो, ऐसा बोलते हैं ना वो लोग। तो ऐसे ये भी कह रहे हैं कि भाई ये जो ड्रिंक वगैरह ये सब छोड़ दो, आसपास साफ सफाई रखो, गाँव को साफ सुथरा रखो, है ना। और ये जो बोलते हैं ना विच क्राफ्ट, यानी जो क्या बोलते हैं उसके लिए, विच मतलब तो चुड़ैल हो जाता है, तो मतलब होता है ना कि इन चीज़ों में मानते हैं, काले जादू या टोना टोटका या भूत वगैरह, इन चीज़ों को छोड़ो, इन चीज़ों में मत मानो, है ना। ये जो काला जादू टोना टोटका करते हो इन सब चीज़ों को छोड़ो, साफ सुथरा सत्य बोलो और अच्छा रखो, आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा रखो, साफ सफाई रखो, ये सारी चीज़ें वो कहने लग गए। In 1895, Birsa urged his followers to recover their glorious past. He talked of a golden age in the past and Asatyug, the age of truth। किस बारे में बात करी? 1895 में बिरसा ने जो उनके फॉलोअर्स थे उनको कहा कि भाई आप क्या करो, अपने इतिहास के लिए, अपने पास्ट के लिए क्या करो, जैसा आपका पास्ट था, पहले आपका इतिहास था कितना खूबसूरत, कितना ज़्यादा ग्लोरियस, है ना, बहुत ही प्यारा, वैसे ही उसको अब हमें दोबारा बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? ऐसे ही करके बना पाएंगे। He talked of a golden age in the past। उन्होंने किस बारे में बात करी कि पहले जो हमारा ज़माना था कितना ज़्यादा अच्छा था, सतयुग। जैसे हमारे पेरेंट्स या हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स ये डायलॉग देते ना कि पहले का क्या ज़माना था, पहले कितने सच्चे लोग हुआ करते थे, लोग दूसरों की मदद किया करते थे। आज के लोग बहुत मतलबी हो चुके हैं, आजकल कलयुग आ गया है, पहले का ज़माना कितना अच्छा था, सुना होगा आपने। तो ऐसे ही वो भी बोल रहे हैं कि पहले जैसा ही हमें बनना है, जो गोल्डन एज थी हमारी, है ना, सतयुग, द एज ऑफ ट्रूथ, वैसे ही हमें युग लाना है। As the movement spread, the British officials arrested Birsa। अब इनकी जो अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातों से लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होने लग गए, उसके लिए लोग काम करने लगे, वैसी मेहनत करने लग गए, है ना, बदलाव आया लोगों में, तो इकट्ठा हुए लोग, एकजुट हुए, है ना, कुछ हिम्मत आई। अब ये सब चीज़ें हुई तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स लोग वो तो घबराएंगे, उनको तो गुस्सा आएगी। एज द मूवमेंट स्प्रेड, जैसे जैसे मूवमेंट फैला, स्प्रेड हुआ, ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने क्या करा, बिरसा को अरेस्ट कर लिया 1895 में। कन्विक्टेड हिम ऑन चार्जेस ऑफ राइटिंग एंड जेल्ड हिम फॉर 2 years। उनको किस जुर्म के लिए पकड़ा कि भाई आप क्या कर रहे हो, ये जो धरना वरना कर रहे हो या दंगा वगैरह ये जो चीज़ें कर रहे हो, है ना, और उनको जेल कर दिया। क्योंकि अब अगर आपको अपनी बात रखनी तो थोड़ा सा ये सब धरना वरना ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तो इन्होंने यही करा और इनको जेल में डाल दिया मतलब जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने कि भाई आप ये करवा रहे हो हमारे खिलाफ, है ना, और इनकी चलती थी, सब इन्हीं का चल रहा था, तो इन्होंने अंदर करवा दिया जेल में। When Birsa was released, he began touring the villages to gather support. Birsa's followers began targeting the symbols of Diku. They attacked police stations and churches, है ना। अब इन्होंने क्या शुरू कर दिया, जब बिरसा जेल से छूटे तो ऐसा नहीं कि जेल से छूट गए 2 साल बाद तो भाई मतलब बदल जाएंगे, सुधर जाएंगे, या मतलब अब कुछ नहीं करेंगे, डर जाएंगे, नहीं। उन्होंने उसके बाद फिर से वो जो चीज़ें आदि छूटी थी उसको फिर से शुरू करी, कंटिन्यू करी, है ना। उन्होंने विलेज टू विलेज भाई जाने लग गए, मूव करने लगे, सपोर्ट गैदर करने के लिए। जैसे अगर हमें कुछ बड़ा करना होता है तो हम लोगों को इकट्ठा करते ना, लोगों को भाई मोटिवेट करते, इंकरेज करते कि आओ भाई हाथ मिलाओ, अगर हमें आज़ादी चाहिए, हमें कुछ अच्छा करना है ना, तो आओ, हिम्मत जगाओ, ऐसे करके बोलते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने भी करा। बिरसा के जो फॉलोअर्स थे अब धीरे धीरे जो दीकू किनको बोलते थे, आउटसाइडर्स, स्पेशली इन्हीं लोगों को, ब्रिटिशर्स को, मनी लैंडर्स, इनको क्या मानते थे, बाहर के लोग जिन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद की है, तो दीकूज नाम दिया जाता है। दीकू का मतलब क्या था, हमने चैप्टर में भी देखा था, आउटसाइडर।
क्या मीनिंग होता है डीकू का? आउटसाइडर, ठीक है। दे अटैक पुलिस स्टेशन एंड चर्चेज, इन्होंने क्या करा भाई, हिम्मत आ गई थी, जो है अपना सिंबल्स लेकर घूम रहे हैं, इनके सिंबल्स को टारगेट कर रहे हैं, है ना, और स्टेशन पे चर्चेस पे क्या अटैक कर रहे हैं, हिम्मत आ गई थी, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, अब आप समझ सकते हो ना कितना ज्यादा इंस्पायर करा होगा, और लोगों के अंदर कितना ज्यादा गुस्सा भरा होगा आज़ादी, मतलब आज़ादी पाने के लिए इनसे कितनी ज्यादा एक होगी, उनके अंदर चाह होगी, तो इतना ज्यादा चीजों में बदलाव आया, ठीक है। किसके कारण, कौन लेकर आया? बिरसा मुंडा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। द सिग्निफिकेंस ऑफ मूवमेंट, अब मूवमेंट का सिग्निफिकेंस क्या रहा, इंपॉर्टेंस क्या थी मूवमेंट की? First, it forced the colonial government to introduce laws so that the land of the tribals could not be easily taken over by Dikus। यानी अब इन्होंने जो काम करे, जो इनकी तरफ से प्रोटेस्ट रहा, जो इनकी तरफ से मूवमेंट रहा, तो इसका फायदा ही देखने को मिलता है, मूवमेंट का इंपॉर्टेंस ही देखने को मिलती है कि कुछ बदलाव आए, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं हुआ, फायदा हुआ। कैसा? पहला, इसके कारण क्या हुआ, जो मूवमेंट हुआ इसने कॉलोनियल गवर्नमेंट को फोर्स करा कि भाई नए कानून बनाओ, क्योंकि नए कानून लाने पड़ेंगे, है ना, सो दैट द लैंड ऑफ द ट्राइबल्स, जो ट्राइबल्स लोगों की जमीन है वो क्या हो सके, दीकूस के द्वारा इजिली नहीं ली जा पाए, मतलब जो आउटसाइडर से इजिली इनकी जमीनों पर कब्जा ना जमा पाए, है ना। सबसे पहले ऐसा कानून लाओ, भाई ये हमारी जमीन है, हम यहाँ रह रहे हैं, अभी तो इन्हें काबू कर लिया, कब्जा कर लिया, लेकिन कानून ऐसा बनाओ कि अब काबू या कब्जा नहीं कर पाए। तो ये उन्होंने, इसके कारण कॉलोनियल गवर्नमेंट को फैसले लेने पड़े, कानून बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग भड़क चुके थे, है ना। तो एक फायदा, ये इंपॉर्टेंस हमें दिखती है। सेकंड, इट शोड वंस अगेन दैट द ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड एक्सप्रेस देयर एंगर अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। इसने क्या दिखाया फिर से कि भाई जो ट्राइबल पीपल हैं उनके पास क्या इतनी कैपेसिटी है, इतनी हिम्मत है उनमें, इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने खिलाफ जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है, जो उनके साथ गलत हो रहा है ना, जो गुस्सा है वो दिखा पाए कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट। तो इससे समझ में आता है कि ये लोग कम नहीं है। अगर इन्हें ऐसा समझा जाता है कि कम है, कुछ कर नहीं सकते, तो इस बात को ये क्या करता है, नकारता है, क्योंकि इनकी हिम्मत यहां हमने देखी, ठीक है। क्लियर हुआ? तो आया समझ में सिग्निफिकेंस क्या है इस मूवमेंट का। फर्स्ट क्या हुआ भाई, चेंजेस लाने पड़े लॉज में। सेकंड क्या हो गया, इससे समझ में आ गया कि इनमें इतनी पावर है, कैपेबिलिटी है कि क्या कर सकते हैं, ये अपने खिलाफ जो उन पर अत्याचार हो रहा है उसके अगेंस्ट बोल सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, और उन्होंने उठाई। क्लियर? तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने पहले जो है बड़े बड़े टेरिटरीज को, उसके बाद फिर कंट्री साइड में परेशान करा, उसके फिर वहाँ भी रिबेल हुआ, उसके बाद फिर यहाँ आ गए फॉरेस्टेड एरिया में ट्राइबल ग्रुप्स के, तो यहाँ भी रिबेल हुआ, ठीक है। बट इन्होंने हर जगह कब्जा करने की कोशिश करी और किया भी, ठीक है। तो आई होप यहाँ आपको समझ में आएगा ट्राइबल ग्रुप की कंडीशन और सारी चीज़ें। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।